नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित, अधिसूचना की जारी। 24 और 28 जुलाई को वोटिंग, 31 जुलाई को काउंटिंग। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का कर रही काम। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ पर कार्रवाई। पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार, अन्य 3 की तलाश जारी। और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट। सभी से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए चुनावी कार्यक्रम को जारी कर दिया है। पहली अधिसूचना 21 जून को जारी की गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। हालांकि अब रास्ता साफ होने के बाद नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़, विष्णुगाड़ जैसी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य में जियोथर्मल के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, जिन पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा, ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काशीपुर में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के दौरे ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी ला दी।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने बेबाक अंदाज में साफ किया कि इस बार पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जन सरोकारों की असली जंग है। उन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की असली रीढ़ है और वर्तमान समय में इसे सशक्त बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज उठाती रही है और इस बार भी ग्रामीण इलाकों की अधूरी उम्मीदों और अनसुलझी समस्याओं को लेकर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि अब की बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है और हर कार्यकर्ता से लेकर आम समर्थक तक जीत का परचम फहराने के लिए एकजुट है। और देखिए, चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा जारी कर दी है और कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र है जहां हमारे उन क्षेत्रों में हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है, पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, विधानसभा वार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जनपद वार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और निश्चित रूप से पंचायतों में जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका योगदान भी है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ पंचायत चुनाव में भागीदारी करेगी और चुनाव में जीत सुनिश्चित भी करेगी। भाजपा ने पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कुछ दिन पहले भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को नोटिस जारी किया था जिसमें अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। फिलहाल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे में पार्टी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें, दूसरी शादी के मामले को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ सुर्खियों में थे। इसका पार्टी ने संज्ञान लिया और उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो। ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है और ये हमारी विचारधारा में भी है और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौड़ जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। लोहाघाट की ठंडी सड़क मोनाल होटल के पास बांज के जंगलों और अन्य जगहों में लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में कूड़ा फेंका गया था। लंबे समय से निस्तारण न होने से इन जगहों पर कूड़े के ढेर लग गए थे और इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर्यावरण भी काफी प्रदूषित हो रहा था। मामला नव आगंतुक जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के संज्ञान में आया, जिसका जिलाधिकारी के द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तत्काल कूड़ा निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जिला पंचायत द्वारा लोहाघाट में स्वच्छता अभियान चलाकर कई गाड़ी कूड़े का निस्तारण किया गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय, प्रशासक, जिला पंचायत महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था और पूर्व में भी हम लोग इसमें सफाई के लिए और उसी के उनके निर्देशों के क्रम में हम सफाई करवा रहे हैं। जबकि रूट आज गाड़ी का कहीं और था इस गाड़ी का, लेकिन यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है पूरा डंप यार्ड टाइप का है कि यहाँ पे जैसे कोई छोटी नगरपालिका का कूड़ा पड़ा हो। अभी हमने लोगों से पूछने पर पता चला कि ये सब शहर के लोग घूमने आते हैं, कोई बाइक में आता है, कोई गाड़ियों में आता है या पैदल आते हैं। वो लोग थैलियाँ भर भर के लाते हैं, यहाँ डाल देते हैं। लोकल के लोग कह रहे हैं हमसे हमारा झगड़ा भी हुआ है उनसे, और सब अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं जिनमें कुछ टीचर हैं या कोई अन्य वो हैं, मतलब अच्छे वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ वॉक पे आते हैं, डाल के जाते हैं। कूड़े का ढेर बहुत समय से लगा पड़ा है
और कहते कहते हम लोग थक चुके हैं यहाँ पर कि कूड़ा मत डालिए। कितना अच्छा हमारा खूबसूरत बात का जंगल है, इतना अच्छा जंगल दिया है प्रकृति ने हमें, इतना अच्छा सब कुछ दिया है यहाँ पर। हम कहते कहते थक चुके हैं लोगों से कि थोड़े जागरूक होइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे कूड़ा मत फेंकिए। गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ी में डालिए कूड़ा। जिला पंचायत व्यवस्था कर दी है, सबकी जिला पंचायत कर दी है, गाड़ी कूड़ा उठाती है ले जाती है, उसमें डालिए कूड़ा। हम कह के थक चुके हैं, थोड़ा इन लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा लोगों ने। डीएम साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी ध्यान देंगे महोदय तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रुड़की कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपितों को हिरासत में लिया। 3 आरोपित अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने रुड़की कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह शातिर बदमाश पूर्व में 2000 के भी नकली नोट छाप चुका है। फिलहाल ये 500 के नकली नोटों के साथ छोटे नोट भी छापकर हरियाणा, हिमाचल जैसे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह काफी समय से इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक अभी 3 बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सत्ताईस जून को सीआईए यूनिट प्रभारी और इसकी टीम के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस की मदद से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले, नकली नोट बना के इसको बेचने वाले, आगे इसको खपाने के नियत से इन लोगों के द्वारा, एक गिरोह के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें इनसे करीब 6 लाख रुपए नकली नोट मिले हैं, जो 500-500 की गड्डी के रूप में है। इसमें हमें यह भी जानकारी मिली कि इनके द्वारा पूर्व में इस तरीके की घटनाएं पहले भी की गई हैं और इस चेन में अभी 3 से 4 अभियुक्त और हैं जो भी फरार चल रहे हैं। जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एक बड़े गिरोह का यहाँ पर को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने आज हरिद्वार से नारसन तक कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार एसपी सिटी, हरिद्वार ट्रैफिक एसपी सहित भारी पुलिस अमला मौजूद रहा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कावड़ निरीक्षण के दौरान तय किया गया है कि कौन कौन से मुख्य मार्गों पर पुलिस पिकेट तैनात की जाएगी और अतिक्रमण को लेकर कहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा और कावड़ के दौरान आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांवड़ पटरी का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो कांवड़ यात्रीगणों को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण इनके जहाँ पर ये लोग रुकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके, जहाँ पर इनके सैनिटेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं, इनकी जो जलपान की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे शिविरों को चिन्हित करके वहाँ पर सुविधाओं को देखा जा रहा है। साथ में किसी प्रकार से कोई इनको कांवड़ लाने ले जाने पहले की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको सुचारू रूप से चलाना, उसको देखा गया है। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण पार्किंग स्थल हैं उसको भी चिन्हित किया गया है, उनको भी देखा जा रहा है और महत्वपूर्ण घाटों को भी भीड़ नियंत्रण के लिए जो जरूरी है उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो कार्रवाई है वो कराई जा रही है। रामनगर में टांडा के पास यूपी के पर्यटकों की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा तड़के 3 बजे के आसपास हुआ।
कार सवार 4 युवक यूपी के मुरादाबाद जिले से रामनगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रामनगर पहुंचने से पहले ही टांडा के पास उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद आदित्य ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। हादसे में अन्य 2 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टैक्सी से 68 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बरामद गांजे की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी दानिश पूछड़ी टंकी ग्राम निवासी है। पुलिस ने गाड़ी को सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना रामनगर पुलिस द्वारा उच्च अधिकारी के निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा एक व्यक्ति दानिश, जो गुल्लाघट्टी का निवासी है, उसको 68 किलोग्राम गांजा कार के हमारे द्वारा बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है, इवन पिथौरागढ़, तो एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस उनमें भी मिलेगी। और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो लगातार ही हैवी से वेरी हैवी रेंस हमको मिल रही है। तो वहाँ जो नदियों का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग आसपास ऐसी जगहों में वहाँ पर भी रहते हैं या जो लैंडस्लाइड के वनरेबल एरियाज है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो अगले जो है 29 से लेके 1 तारीख तक, 29 जून से 1 तारीख जो है जुलाई की, तो इसमें जो एक्टिविटी अच्छी खासी वो रहने वाली है। रुड़की के भगवानपुर में बारिश के चलते सोलानी नदी उफान पर आ गई है और इस कारण आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है। इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इतना ही नहीं, किसान अपने मवेशियों को सुरक्षित जगह ले गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों ने फसलों का नुकसान होने पर नाराजगी जताई। चारों तरफ देख लो, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ गिर रहे हैं और लोग बाग अपना इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं और शादी विवाह भी अपना इसी पर रहता है। अब बरसात ज़्यादा हो रही है, प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये जगह जगह से बांध टूटे हुए हैं। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे, भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदरबांट हुई। कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया। हज़ारों बीघे फसलें तमाम खराब होकर रखी गई। में लगातार बारिश से सरयू नदी में उफान आ रहा है और इससे पिथौरागढ़ में पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाला पैदल रास्ता बह गया। इस कारण चंपावत जिले के श्रद्धालु महादेव के दर्शनों को नहीं जा पा रहे हैं। कई गांवों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। ओंकार धोनी और क्षेत्रवासियों ने चंपावत और पिथौरागढ़ प्रशासन से वार्ता कर मार्ग सुचारू करने की मांग की। सरयू के उफान में आने से प्रशासन अलर्ट है। लोहाघाट एसडीएम ने नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों से नदी किनारे न जाने और आपदा की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर में भी मूसलाधार बारिश हुई। यात्रा मार्गों पर खतरा बढ़ने से प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरिद्वार में बारिश से जलभराव ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने ओपनल यानी कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों के मामले पर पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इनके प्रकरण पर 4 सप्ताह में निर्णय लें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का अनुपालन करने के लिए 4 सप्ताह का और अतिरिक्त समय दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमितीकरण करने के लिए सरकार विचार करे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। बीडीसी की बैठक के दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता की ओर से अधिवक्ताओं को कुछ शब्द कह देने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई और कल अपने काम का बहिष्कार किया था। मामले को बढ़ता देख आज नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगते हुए ऐसा कोई भी शब्द न कहने की बात कही। इस पर अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को माफ करते हुए सभी अधिवक्ता अपने काम पर लौट आए। ये मेरे द्वारा 25/6 को जो एक बीडीसी और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिले की, तो उसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने अखबारों के संबंध उसके अपने अपने विभागों के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि कौन से काम किस तरह से किए जाते हैं। उसी संबंध में आय जाति डोमिसाइल उत्तरजीवी ये मेरे द्वारा बताए गए थे। मेरे से गलती से हो सकता है कि ऐसा निकला हो और अधिवक्तागणों को यदि मेरे कहने से किसी तरह की केस पहुँची है, मैंने यहाँ पर अक्षमा इस चीज़ के लिए अक्षमा मांगी और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। समाप्त हो गया है, शांतिपूर्वक धरना समाप्त हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, आपके द्वारा इस खबर को चलाया गया है और इसका खंडन किया गया है। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था। कल नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पर ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हमने उन्हें माफ कर देंगे, अपना धरना समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आए दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना सुनने को मिलती है। हाल ही में पर्वतीय क्षेत्रों में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जान गई। इस संबंध में PWD सचिव पंकज कुमार पांडे का कहना है कि रोड सेफ्टी को लेकर निरंतर काम चल रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 साल से क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। इनका काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहाड़ों में कई बार गाड़ी नीचे गिर जाती है सड़क से, जिसकी वजह से बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसमें कई बार जनहानि भी होती है। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 साल पहले ये रोड सेफ्टी पे काम स्टार्ट किया था। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम हमने सैंक्शन किया है और उस पर 90% ज़्यादा काम हमने कर लिया है। इसके बाद लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम जितने हमारे स्टेट हाईवेज हैं उनको 100% क्रैश बैरियर से कवर किया जाए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि अगले 2 से 3 साल में जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं उन्हें पूरा कवर किया जाए। इसके साथ साथ जो जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति जो रिकमेंड करती है, जिस भी पोर्शन को, जिस सड़क को, जिस टर्न को वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा इश्यूज़ हैं, इनको कुछ काम इसमें होना चाहिए, कटिंग करनी है या क्रैश बैरियर लगाना है या कोई और मेजर करने हैं जिससे एक्सीडेंट हम घटा सकें, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।